यूपी की 80 सीट जीत और हार तय करता है केंद्र सरकार। इस बार बीजेपी यूपी में ही पटकनी खा गई और जिस तरीके से वो पटकनी खाई 2014 और 19 के जो सीटों की गिनती होती है उससे कहीं ज्यादा 2024 में वो हार गई। आखिर हार क्यों हुई? हम राजधानी लखनऊ के बगल की मोहनलालगंज सीट पर हैं और हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हैट्रिक लगाने वाले, लगभग कोशिश में थे यहाँ पर, कौशल किशोर। हम उन्हीं के साथ बैठे हैं। ये वो इलाका और घर है जहाँ पे अमित शाह भी समरसता भोज के दौरान आए थे। कितनी महत्वपूर्ण जगह और कितने महत्वपूर्ण प्रत्याशी। लेकिन जब समीक्षा बैठक चली तो आप हार गए। इसमें किस तरीके की बातें हो रही थी? क्या ऐसे मानक थे, क्या सवाल थे जिन पे बातचीत हो रही थी, क्योंकि आप समीक्षा बैठक में गए थे? नहीं नहीं, समीक्षा बैठक में तो कल हुई है और सांसदों को परसों बुला करके जो भी प्रत्याशी रहे उनसे बुला करके अलग अलग बात की गई थी। तो जो भी कारण रहे उन कारणों का हम लोगों ने बताने का काम किया है और अध्यक्ष जी से ये पूरी बात रखी उनके सामने कि कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से हम लोग चुनाव को हारे। समीक्षा बैठक पार्टी ने कल की है, उसमें हम लोगों को नहीं बुलाया गया था। पर सबसे पहली बात तो जो इक्वेशन बदल गए, समीकरण बदले, कुछ तो नतीजा उसका और कुछ नतीजा उसका भी था जो अपनों को माना जाता था, जो अच्छे कार्यकर्ता माने जाते थे, बूथ पे लगता था। पर कुछ के बजाय बहुतों ने धोखा भी दिया या बहुत ऐसे थे जो चुनाव के दिन नहीं। देखिए, कुछ लोगों ने भीतरघात किया, वो सारी चीज़ें पता है, संगठन को भी मालूम है, संगठन को बता भी दिया गया है और मैंने उसको लिखा भी था कि भीतरघातियों ने भीतरघात किया, कुछ लोगों ने विभीषण का काम किया। निश्चित तरीके से जिस तरीके से लगना चाहिए था, अगर वो सब पूरी तरीके से लगे होते तो जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता मजबूती से लगे, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत कार्यकर्ता हों या पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हों, लगभग वो सभी जगह हम लोग जीते हैं। और जहाँ जहाँ पर उन्होंने नहीं लगे या अनदेखी कर देने का काम किया या भीतरघात कर देने का काम किया, कारण क्या रहा ये तो वही लोग जान सकते हैं। वहाँ वहाँ हम लोग चुनाव हार गए और चुनाव हारने का यही एक मेन कारण भी था। एक बार बताइए, ये मेन कारण आपका नहीं, बहुत सारी जगहों से ये मेन कारण सुनाई पड़ रहा है। ऐसा भीतरघात क्यों कर दिया? क्या बंद लिफाफे में यही सब दिया गया है? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि बंद लिफाफे के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे लोग थे जो चुनाव में वो दिख रहे थे कि चुनाव में आपके साथ हैं, लेकिन उनके लोग काम नहीं कर रहे थे। मान लिया आप हमारे साथ खड़े हैं, आपके मित्र, आपके वर्कर, आपके कार्यकर्ता, आपके साथी विरोध कर रहे हैं, तो उनकी हैसियत कैसे पड़ गई विरोध करने की? इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं से इंडिकेशन उनका रहा होगा, तभी तो वो कर रहे होंगे। तो इस तरह का कुछ जिन लोगों ने भी किया, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, वो एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी। और ऐसे में उन लोगों ने कहीं कहीं धोखा दे दिया, जिनकी या तो समझ राष्ट्रवाद की नहीं है, व्यक्तिगत खुन्नस मान करके, या किसी के कहने पे जो भी किया हो, जो भी कारण हो, लेकिन जो किया वो ठीक नहीं किया कुल मिला करके। और इसलिए उत्तर प्रदेश में कहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी 80 में 80 सीट जीतने की बात कर रहे थे, उसमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग 80 की 80 नहीं जीतेंगे तो 2014 जरूर दोहरा देंगे, यानी लगभग 73-74 सीट जीत जाएंगे। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और उसमें बड़े पैमाने पे वोट जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था, वो अपने कैंडिडेट को न दे करके और वो समाजवादी पार्टी में चला गया। जैसे आर के चौधरी जी चुनाव 2014 में लड़े थे बीएसपी से, तब उनको करीब 3,10,000 के आसपास वोट मिला था बीएसपी से।
और जब गठबंधन लड़ा था तो CL वर्मा जी चुनाव लड़े थे 2019 में, तो करीब 5,40,000 वोट उनको मिला था गठबंधन एकजुट होने पे। अब की BSP को लगभग 88,000 वोट मिला। वो वोट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ बाकी का? तो वो वोट ट्रांसफ़र होके चला गया समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी में लोग ट्रांसफ़र करा के ले गए, जबकि प्रमोशन में आरक्षण देने का काम बहन मायावती जी ने किया था। उस पर समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र में जारी किया था कि अगर हम जीत करके आए तो जिन शेड्यूल कास्ट दलितों को प्रमोट किया गया है उनको हम डिमोट करके फिर से नीचे बैठा देंगे। और जब वो 2012 में समाजवादी पार्टी जीत करके आई, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तो लाखों दलितों को डिमोट करने का काम किया। फिर भी वोट क्यों दे दिया उनको, ये समझ में नहीं आया कि आरक्षण को समाजवादी पार्टी ख़त्म कर रही थी, या जो उन्होंने ब्लेम लगाया कि आरक्षण जो है बीजेपी ख़त्म करेगी। तो बीजेपी आरक्षण ख़त्म करने के पक्ष में कभी नहीं रही। बीजेपी ने तो आरक्षण को और मजबूत करने का काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 ख़त्म की, वहाँ भारत का संविधान नहीं लागू था, इसलिए वहाँ आरक्षण भी नहीं था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 ख़त्म करके भारत का संविधान लागू किया। भारत का संविधान लागू होने पर शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, अपर कास्ट का 10% का आरक्षण वहाँ पर लागू करने का काम किया। तो ये जो आम जनमानस था वो इस बात को समझ नहीं पाया, और जो लोग भड़काने वाले, समझाने वाले लोग थे, वो लोग जाकर के वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को नहीं जीतने देना चाहते थे, और जिसकी वजह से वो इसमें सफल हो गए। और उनको जो ये सफलता मिली है, इसी पे पार्टी समीक्षा करने का काम कर रही है। देखिए, मैं इस समीकरण को समझ रहा हूँ, और दूसरा, जब आप चुनाव में जाते हैं तो विपक्ष को कमज़ोर कैसे मान सकते हैं, वो भी जनता में कुछ न कुछ नैरेटिव डालेंगे। पर मैं जिस बात पे रहना चाहता हूँ कि समीक्षा बैठक का केंद्र बिंदु क्या है, नंबर एक, भीतरघात का असर कितना है, कितना वोट जो है इस भीतरघात ने नुकसान पहुंचाया, वरना आप जीत जाते। आपको कितने वोटों का मलाल है, या कितना भीतरघातियों का आप गुस्से में? बात गुस्से की नहीं है। जो लोग भी पार्टी के किसी भी छोटे से छोटे पद पे अगर बैठ करके और किसी ने बड़ा काम किया तो उसने अपना बूथ जिता लिया, अपने बूथ पर मजबूती से लग गया तो जिता लिया, और किसी ने मजबूती से काम नहीं किया तो वो बूथ हम बहुत बुरी तरीके से हार गए। समीक्षा आपने भी की होगी, बीच में टोक रहा हूँ, कितने ऐसे बूथ पाए आपने जहाँ पे आपका जो बस्ता वाला था या बूथ वाला था वहाँ ईमानदारी से काम नहीं किया, लगभग आपके इस लोकसभा सीट? लगभग 40% ऐसे बूथ रहे हैं जहाँ पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ, वरना तो मैं लाख वोट से जीत जाता। अब उस पर समीक्षा हो रही है, और मेरा अपना एक वो है कि उन बूथों पर जहाँ पर हम हारे हैं, वहाँ पर जो मतदाता ने हमको वोट दिया है, उस मतदाता की हम एक टीम बनाएंगे, और वो मतदाता पूरी तरीके से ईमानदारी से खड़ा होगा, क्योंकि उसने हमारे पर भी विश्वास किया, बीजेपी पर भी विश्वास किया, एनडीए पर विश्वास किया, और माननीय मोदी जी पर भी विश्वास किया। पर 5 साल का लंबा धोखा दिया लोगों ने। कोई बात नहीं, अब ये चुनाव में हार जीत का होए। मैं तो ये तो 16वां चुनाव लड़ रहा था, जिसमें 13 हार चुका हूँ, ये मिला के 3 ही तो मैं जीता हूँ। 5 साल कट जाएंगे, फिर से एक मोमेंट खड़ा होगा, और मैं समझ रहा हूँ कि जिन लोगों के अंदर सबकी निगाह होती, इस बार तो आप हैट्रिक लगाने वाले थे। हाँ, बिल्कुल निश्चित तरीके से। और मैं समझ रहा हूँ कि शायद एक हवा जो चली आरक्षण को ख़त्म करने की, संविधान को ख़त्म करने की, जो उन्होंने नैरेटिव पैदा किया विपक्ष ने कि ये आखिरी वोट है, इसके बाद वोट नहीं डाल पाओगे, इस टाइप का जो डर पैदा किया, उसकी वजह से वो चौथे चरण और 5वें चरण में तो इसका असर रहा। लेकिन चौथे चरण में भी अगर चुनाव हो जाता तो मैं 10-20-25 हज़ार से ज़रूर जीत जाता। एक और सवाल पूछ लेते हैं कि जिस तरीके का नारा था, कहीं ये नारा तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस वाला नहीं हो गया? लोग कहे कि भाई तापमान, गर्मी भी इतनी है, घर बैठो, बाकी तो 399 आ ही जाएगा।
कुछ असर इसका निश्चित तरीके से विपक्ष ने इसका फ़ायदा उठाया कि 400 सीटें अगर ये जीत जाएंगे तो 400 इसलिए मांग रहे हैं कि ये इसलिए विपक्ष बीजेपी 400 सीट मांग रही है कि वो कुछ परिवर्तन कर देगी। तो ये कि इस तरह का एक उदाहरण दे करके एक लोगों में जनमानस में एक डर पैदा करने का प्रयास किया। उसका निश्चित तरीके से और ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लोगों में रहा कि जीत तो जाएंगे ही, क्योंकि पिछले बार सपा और बसपा एकजुट होकर लड़ी थी तब जीत गए थे। अब सपा बसपा अलग लड़ रही है तो कितना भी कम वोट पड़ेगा तब भी जीत जाएंगे। और मैं समझ रहा हूँ इस तरह का मैं तीसरा चुनाव हारा हूँ। मैं 2007 में इसी ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव MLA का हारा, 2012 में भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हारा, और ये तीसरा चुनाव में 2024 में ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लोगों के बीच में जो रहा उसी वजह से हार गया। सर, अब आगे क्या सोचा है? किस तरीके से आप अपने लोकसभा सीट को फिर मजबूत कर सकें, चुनाव हो कैसे भी हो, आगे आप कंटिन्यूटी? लोकसभा नहीं, पूरे प्रदेश को हम मजबूत करेंगे। अभी हम 7 जुलाई को एक आरक्षण और संविधान पर किए गए झूठे प्रचार के संबंध में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं लखनऊ में, और उसमें लगभग हर ज़िले से 10-10 लोगों को बुलाएंगे और वो सम्मेलन एज ए ट्रेनिंग होगा, जिसमें तमाम शिक्षाविद, तमाम संविधान के जो विद्वान हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा, और वो लोग सच्चाई को सामने रखने का काम करेंगे कि जो एक भ्रम फैलाने का काम किया गया है उस भ्रम को तोड़ना है, भ्रम को ख़त्म करना है। 2024 के परिणामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम अपने विचार के आधार पर हम लोग काम करते हैं, और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। और ये दो देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। कहीं ना कहीं कैबिनेट की पहली बैठक में वो चीज़ें प्रदर्शित भी हुई हैं। हमने 3 करोड़, हमारी सरकार ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का जो निर्णय लिया है, और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, हम सब लोग उसे मिलकर पूरा करेंगे। आज बैठक में पार्टी ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर, जैसा मैंने पहले बताया, कि हम उन सब कारणों को आपस में बातचीत करके निचले स्तर पर अपने साथी कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से
उन सब कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, जिन कारणों के कारण हम लोगों को अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने यूपी में बीजेपी को हिला के रख दिया है। 80 सीटों में उसे 33 सीटें मिलती हैं और अगर हम 2014 की बात करें तो उसे इसी 80 सीटों पे 71 सीटों की जीत मिलती है और 2019 में बात करते हैं तो इन्हीं 80 सीटों पे उसे 62 सीटों पर जीत मिलती है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर कौन से समीकरण बदल गए या फिर बिगड़ गए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 33 सीटें मिलती है और जिसका एक जोरदार असर केंद्र में उसे सरकार बनाने में नजर आता है। वो मजबूत सरकार जो बनने जा रही थी बैसाखी पे आकर रुक गई। इस बार का चुनाव और पिछले बार के चुनाव में आखिर अंतर क्या रहा, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो पहले तो हुई पर इस बार नहीं हो पाई। उनमें से एक बड़ा अंतर ये था कि जो विपक्ष का गढ़ था, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, कन्नौज, मैनपुरी और आजमगढ़, इन तीनों ही गढ़ों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। ये दिखाया कि किस तरीके से गढ़ों को भी जीता जा सकता है और जो गढ़ की परंपरा थी उसे वोट की परंपरा और संगठन की ताकत से जीत कर दिखाया और ऐसा लगा कि 2024 बेहद आसान हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कमजोरी, कार्यकर्ताओं में लापरवाही और सबसे बड़ी बात यह है कि अति आत्मविश्वास संभवतः ये कारण निकला जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर उसे शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इनसे पहले के लोकसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर वो क्या फर्क आ गया, क्या समीकरण बन गए या बिगड़ गए, आखिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आंकड़े क्यों बिगड़ गए, ऐसे कुछ सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 14 और 19 की बात करें तो 80 सीटों में कई ऐसी सीटें थी जो विपक्ष की गढ़ मानी जाती थी, जो समाजवादी पार्टी की गढ़ मानी जाती थी, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करके दिखाया। जैसे आजमगढ़, जैसे कन्नौज, जैसे अमेठी को भी जीत कर दिखाया। लगा कि अब कोई गढ़ बाकी नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन, कार्यकर्ता और अपने कामों की बदौलत जीत नहीं सकती। पर 2024 में ऐसा दिखा नहीं। वो समीकरण जिन पे बीजेपी बहुत यकीन करती थी वो बनने की बजाय बिगड़ते नजर आए। ये हमेशा कहा जाता रहा है कि दिल्ली की सरकार उत्तर प्रदेश से ही गुजरती है और इन 80 लोकसभा सीटों का महत्व इसी वजह से ज्यादा समझा जा सकता है। 2014 की बात हो या 2019 की, बीजेपी ने यहां पर अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 24 में भी उम्मीद थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, समीकरण गड़बड़ा गए या फिर कुछ और अंततः वो बीजेपी जो कि अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाती थी उसे गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनानी पड़ी है। आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों लड़खड़ा गई? हमारे साथ समीर जी हैं जो कि प्रवक्ता भी हैं। सर, सवाल यही है कि क्या हो गया, अगर समीकरण की बात करें या क्षेत्र की बात करें, ऐसा कौन सा मुद्दा और मसला था कि बीजेपी ने वो रंग नहीं दिखाया जो 2014 और 19 में दिखाया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का भरोसा हमको प्राप्त हुआ है, अच्छी सीटें हम जीते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो हम 2019 का रिजल्ट था उसको हम दोहरा नहीं पाए हैं। पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के हमारे अध्यक्ष सब लोग मिलकर उस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगाया है। हम प्रत्येक लोकसभाओं में जाएंगे, उसका विचार करेंगे। हमारा 6 से 7% वोट कैसे शिफ्ट हुआ, क्यों शिफ्ट हुआ दूसरी तरफ, हम इस पर विचार करेंगे और सरकार की उपलब्धियां और पार्टी अपनी कार्यकर्ताओं के दम पर फिर हम उसको वापस लाएंगे। एक बात बताइए, जिस वोट शेयर की बात कर रहे हैं लगभग 49% आ चुका था, वो इतनी जल्दी इतना गिर गया, सबसे गंभीर बात तो यही है। नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, 6 से 7% का वेरिएशन हुआ है। अब वो किन कारणों से हुआ, वो कारण निश्चित रूप से पार्टी भी उसके लिए चिंतित है, हमारा नेतृत्व भी चिंतित है। एक अच्छी बात है कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को देश की जनता ने विश्वास दिया है, एनडीए की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है और देश फिर मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ते पर है, तरक्की के रास्ते पर है। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में जो हम सीटें कम पाए,
हमारे वोट परसेंटेज घटे हैं, इसके लिए हम काम करेंगे और हम हर चुनाव को चुनौती मानते हैं। हम जीत की भी समीक्षा करते हैं, हम हार की भी समीक्षा करते हैं। जहां भी कमी बेसी होगी उसको दूर करके हम आगे पार्टी को और मजबूती के साथ ले जाएंगे। दो सवाल है, ये हार की समीक्षा की रिपोर्ट कब तक आएगी, क्योंकि टीम आपने बना दिया है, और दूसरा जहां जहां हारे हैं भीतर घात की पक्की खबरें आई हैं। नहीं, देखिए, आप इसको ऐसे कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बयान को आप भीतरघात भी नहीं मान सकते, हार के कारण भी नहीं मान सकते, क्योंकि कई लोगों ने अपने इंडिविजुअल बयान, अपने अनुभवों को साझा किया है। वो पार्टी का बयान नहीं है। किसी व्यक्ति का बयान, पार्टी का बयान अधिकृत बयान नहीं होता है। हमें महसूस करते हैं कि अगर 6 से 7% हमारा वोट परसेंटेज घटा है, क्यों घटा है, हम जीती सीटों का भी पड़ताल करने जा रहे हैं और हम हारी हुई सीटों पर भी हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। हम उसका आकलन करेंगे। एक तरफ संजीव बालियान जी का सामने किस्सा है, संगीत सोम का सामने किस्सा है, अदिति सिंह रायबरेली में चुनाव प्रचार नहीं करती हैं। ये सब जानने के बाद भी मतलब आप कुछ लगता है कि ये व्यक्तिगत ही रह जाएगा मामला? नहीं, देखिए, पार्टी सामूहिकता से चलती है और मेरा निवेदन भी है, ऐसे लोगों को बयानों से बचना चाहिए जो पार्टी के जिम्मेदार हैं, जो चुनाव लड़े हैं, जो चुनाव सांसद और विधायक रहे हैं। उनको ऐसे बयानबाजियों से बचना चाहिए। पार्टी का बयान देने के लिए पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी का सिस्टम है जो बयान देता है। सामाजिक रूप से किसी को भी समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। अगर वो पार्टी में अपने को महसूस करते हैं कि ये पार्टी हमारी है, हमको इसको आगे चलाना है, हमारी जो कमियां हैं उसको दूर करना है, तो सार्वजनिक रूप से मीडिया में बयान देने से इनको बचना चाहिए। और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितने नाम गिनाए ये सब इनके व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान कभी भी आप अपने सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। ये राजनीति के अंदर पार्टी की मर्यादा होती है, इसका पालन करना चाहिए। पर वो गंभीर नेता हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जनता के सामने आ रहे हैं, तो समीर जी नहीं लगता है कि कुछ तो मन का दर्द है, कुछ तो ऐसी तकलीफ है जो छलक गई है, धोखा हो गया, अपनों ने दे दिया? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको उनके मन में कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, तो पार्टी में उसके लिए उचित स्थान है। हमारे पार्टी के फोरम है अपनी कठिनाइयों को कहने का, अपनी कठिनाइयों के समाधान का। मीडिया के अंदर कह के आप कोई समाधान नहीं निकाल सकते। इस नाते आपके माध्यम से मेरा निवेदन है ऐसे लोगों को, जो लोग अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से पार्टी तक भेजना चाहते हैं, ये उनकी नासमझी है और उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये पार्टी हित में नहीं है। अच्छा, दूसरा जो बात हो रही थी समीक्षा की, 20 तारीख तक रिपोर्ट आ जाएंगी। सभी संगठन प्रभारियों को 2-2 लोकसभा सीटें, कुछ इसी तरीके का विभाजन किया गया। देखिए, आपने जो मीडिया में रिपोर्ट छपी है उसको ये बता रहे हैं आप, हम भी अखबार पढ़ रहे हैं। हम हमेशा समीक्षा करते हैं, पार्टी अपने काम की भी समीक्षा करती है। हम सदस्यता चलाते हैं उसकी समीक्षा करते हैं, हम संगठन की समीक्षा करते हैं, हम चुनाव की समीक्षा करते हैं, हम जीतते हैं तो भी ये समीक्षा करते हैं कि हम इतनी बड़ी जीत हमको कैसे मिली, किन्होंने हमारा समर्थन किया। हम उसको लेके भी अभियान चलाते हैं। हमको गरीबों ने वोट दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम गरीब कल्याण चलाएंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। लाइन आर्डर पर उत्तर प्रदेश ने हमको समर्थन दिया, हम लाइन आर्डर को दुरुस्त करने के लिए भी समीक्षा करते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। हम उन कामों की भी समीक्षा करते हैं कि हम जितना सोचे थे उतना कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो हमको इस काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। हम स्टेप बाय स्टेप रोजाना चलते। हम 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करने वाली पार्टी हैं। हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और हम सारे फैसले संविधान और कानून के दायरे में लेते हैं। इस नाते मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हम जो हमारी कमियां हैं उसका भी विचार करेंगे, उसको दूर करेंगे और जनता के लिए जो हम कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। यूपी में बीजेपी को इस कदर हार क्यों मिली, किस तरीके से मिली, क्यों वजह थे, इनकी समीक्षा होगी और रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। ये काम प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों से लेकर के उनके जो दूसरे पदाधिकारी हैं सबको 80 लोकसभा सीटों का जायजा लेने के लिए कह दिया गया है। हारी हुई सीट पे विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने और हम कार्यकर्ताओं की भी माने तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पे अलग अलग तरीकों की कहानियां हैं। भीतरघात की कहानी सबसे खतरनाक है। प्रत्याशी के खिलाफ भीतरघात ऐसे हुए जहां पर हम सबसे पहले तो रायबरेली की ही अगर चर्चा करें तो वहां पर
अदिति सिंह जो विधायक हैं, कार्यकर्ता खुद कहते हुए नजर आए कि उन्होंने साथ नहीं दिया, प्रचार में साथ नहीं दिया। उसके बाद की हम सीट अमेठी में चले जाएं, जहां स्मृति ईरानी 2019 में जीत के आई, लेकिन 2024 में हार गई क्योंकि समीकरण ही ठीक नहीं बैठ पाया। जो सांसद इस बात पे ही लगा रहा कि विधायकों को कैसे एक साथ लिया जाए, एकजुट किया जाए, ऐसा जानकार कहते हैं कि वो गणित गड़बड़ा गई, इसलिए अमेठी हार गए। मेनका गांधी के सीट सुल्तानपुर में भी कुछ ऐसा हुआ। सोनू मोनू बताया यही जाता है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे थे और ये लगभग तय था कि सुल्तानपुर में बीजेपी और मजबूत हो जाती, मेनका गांधी जीत सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका और सोनू मोनू वो समाजवादी पार्टी में जाकर के न सिर्फ समर्थन दिया बल्कि पार्टी में शामिल हो गए और इसी के साथ हार जीत का जो तालमेल था वो भी बिगड़ गया और समाजवादी पार्टी वहां जीत गई। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन्हें हम वीवीआईपी सीट का दर्जा देते हैं और ऐसी कई सीटों पर हम साफ साफ देख रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का हारा हुआ प्रत्याशी आरोप लगाता है कि उसके अपनों ने ही भीतरघात कर दिया, इसलिए वो हार गया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।